बना, हाँ हो गया, थैंक यू मैम। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने लास्ट टाइम किए थे। उसका एक बार हम दोबारा उसको देख लेते हैं, ठीक है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमने पिछली बार किए थे, जिसमें एक है असर्टिव। मैं यहाँ पे आपको आपके बोर्ड से करके दिखाती हूँ। ये है असर्टिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप घोषक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोई घोषणा करते हैं, हम कोई चीज कहते हैं और उस पर डटे रहते हैं कहने के बाद, तो हम उसको असर्टिव कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। हमने इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स भी किए थे अपनी पिछली क्लास में। नेक्स्ट था इंटेरोगेटिव, जो कि है प्रश्नार्थक वाक्य। हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमने किया था इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव भी हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। बट इसका मतलब होता है कि या तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, है ना, हम किसी को बता रहे हैं कुछ करने का, अब वो करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर है। या हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, प्लीज, ठीक है। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए, तो हम उसमें प्लीज जोड़ देते हैं, तो वो संकेत देता है कि हम किसी से आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में। और अगर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं काम करने के लिए, हम बोल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, आज्ञार्थक वाक्यों में, हमने 3 प्रकार के वाक्य किए थे, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। इसके बाद हमने किए एक्सक्लेमेटरी, ये वाले सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी होते हैं जैसे हम जहां अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, वी टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स एंड आवर इमोशंस। और जब हम फीलिंग्स और इमोशंस की बात करते हैं बेटा, तो हम उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है। और उस चिन्ह को देखने से, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख ही रहे होंगे, हाउ ब्यूटिफुल द हिल्स आर, और हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाता है कि हम यहाँ पे अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इमोशंस की बात कर रहे हैं। और ये भावना, ये इमोशंस एक दुख भरी भी हो सकती है, और खुशी और आश्चर्य से भरी भी हो सकती है, ठीक है। सो इस तरह के हमने 4 सेंटेंसेस किए थे और इसके एग्जाम्पल्स किए थे। लेकिन हम क्या नहीं कर पाए थे उस क्लास में, वो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नकारार्थी वाक्य, मतलब नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है बेटा कि जब हम किसी चीज के लिए नो नेवर बोलते हैं, लेकिन जब हम नो नेवर बोलते हैं, उस समय हम उसका अर्थ को चेंज नहीं करते, वी डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओके। जैसे मैं भी एग्जांपल्स बताऊंगी, इसको पहले मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ देती हूँ। व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट शोज समथिंग इज नॉट ट्रू और नॉट हैपनिंग। वी यूज वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, नो, नथिंग। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ऐसे काम करते वक्त हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करते, उसके अर्थ को नहीं बदलते, ठीक है। अब जैसे हिंदी में हमने यहाँ पे लिखा है और मराठी में नीचे लिखा है, ये मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं बेटा, तो उस टाइम हम मीनिंग चेंज नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड सिंगर, मैं ये वाला सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, ठीक है। शी इज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी गायिका है। अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने में हम नो, नॉट, नेवर, नथिंग, हम इन चीजों को का यूज करते हैं, राइट। लेकिन हम यूज करते हुए मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, एज आई सेड। तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, शी इज नॉट अ बैड सिंगर, कि वो एक बुरी सिंगर नहीं है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अच्छी सिंगर है। तो हमने अपना अर्थ, अपने सेंटेंस का जो मीनिंग था उसको बिना चेंज करे हमने इस सेंटेंस को नकारात्मक बना दिया। नकारात्मक न से बना नो, तो हमने नो का इस्तेमाल किया, हमने नो को यूज किया, उसका उपयोग किया बिना मीनिंग चेंज किए। अब जैसे उसी को मैंने हिंदी और मराठी में लिखा है कि वह एक अच्छी गायिका है, और उसी को हमने नेगेटिव नकारात्मक बनाया, वह बुरी गायिका नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी गायिका है, तो हमारा मीनिंग तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है ना। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसका ट्रूथ का मतलब सच्चाई, ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। और इसी का अब नकारात्मक नेगेटिव बनाना है बिना मतलब चेंज किए, तो क्या बन जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई। वो झूठ बोलता ही नहीं। तो अगर वो झूठ नहीं बोलता तो क्या बोलता है, वो सच बोलता है। ठीक है ना। तो हमने मीनिंग को चेंज नहीं किया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, वह हमेशा सच बोलता है, हिंदी में मैंने लिखा है, जिसका हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस बनाया, वह झूठ कभी नहीं बोलता। राइट। और फिर आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं इसका कन्वर्जन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीवन लाइक्स म्यूजिक। हर इंसान म्यूजिक को, संगीत को पसंद करता है। ठीक है। और इसी का मैंने अब एक मिनट, इसी का मैंने बनाया नेगेटिव सेंटेंस बिना मीनिंग चेंज किए, नो वन डिसलाइक्स म्यूजिक। आ गया नो वन, नो मैंने यूज कर लिया, और नो के साथ लेकिन मैंने लगाया डिसलाइक, ऑपोजिट ऑफ लाइक्स। तो इसका मतलब कोई भी म्यूजिक को, संगीत को नापसंद नहीं करता। नापसंद मतलब डिसलाइक नहीं करता। तो इसका क्या बना फिर असर्टिव, कि इसका मतलब सब लाइक करते हैं। तो मैंने मीनिंग तो चेंज नहीं किया। राइट। तो ये बहुत मजेदार है। मोस्टली हम क्या करते हैं बेटा, इसकी ट्रिक होती है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नो नेवर के साथ जो हमने वहां पे वर्ब डाला है ना, हम कोशिश करते हैं उसका ऑपोजिट वर्ब यूज करने की। लेकिन ऑपोजिट वर्ब यूज करने से पहले हम नो या नेवर का उपयोग करते हैं, ताकि उसका जब हम उलट कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो एक असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं इसकी आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी और आप सब करने की उसको कोशिश करना, लेकिन इस रिसोर्स मटेरियल को देखने के बाद। ठीक है। द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। वो जो लड़का है वो बहुत अक्लमंद है, बहुत दिमाग वाला है। तो इसका नेगेटिव बना, मैंने नॉट लेके बोला है। और इंटेलिजेंट का ऑपोजिट क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है, फुलिश। ठीक है। अंग्रेजी में इंटेलिजेंट का विपरीत शब्द होता है फुलिश। लेकिन अगर मैं लिख दूंगी द बॉय इज फुलिश, तो मतलब तो चेंज हो गया, हमने तो मतलब चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम लगा देंगे नो या नॉट। ठीक है। तो हमने बनाया द बॉय इज नॉट फुलिश। अगर वो नॉट फुलिश है तो क्या है, उसका उलट हो गया, विपरीत। सो ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है। सो ट्रिक क्या रही कि हम नो नेवर नथिंग के साथ जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, तो हम जो वर्ब है, क्रिया, उसका उलट, उसका विपरीत शब्द लगा देते हैं, जिसको कि फिर से पलटने से हमें फिर से वही असर्टिव सेंटेंस मिल जाता है। घोषक शब्द वाक्य जो मैंने बोले आपको असर्टिव, हमें दोबारा वो मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसी में हमने फिर हिंदी और उसको मैंने मराठी में चेंज कर दिया था। अब ये मैंने आपको एक ऐसी टिप्स दे दी थी यहाँ पर लास्ट में कि फॉर स्टूडेंट्स व्हेन कन्वर्टिंग ट्राई टू कीप द मीनिंग सेम। अगर आपको ये दिख रहा होगा कि हमें मीनिंग को, उसके अर्थ को, दिए हुए वाक्य के अर्थ को नहीं बदलना है। समटाइम्स यू नीड टू चेंज वर्ड्स। हमें कभी कभी शब्दों का चेंज करना पड़ता है, लेकिन आपके पास ट्रिक ये है कि वर्ब, क्रिया के ऑपोजिट को, विपरीत शब्द को आप उसमें उपयोग लाएं, और उससे पहले नो नॉट नेवर जो फिट होता है वो लगाएं। ये प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको
भेज दूंगी। और इसी के साथ हमारा रेवाज म्यूजिकल प्लांट का लेसन पूरा खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब मैं अपना आज नया लेसन, नया पोम शुरू करने जा रही हूँ बेटा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पोम की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, वापस आती हूँ और शेयर करती हूँ। ये हमारी आज की कविता है। एक सेकेंड जी, आप देख ही रहे होंगे। ये पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 27 है। ठीक है, और ये कविता लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब हमारे देश में, हमारी कंट्री में, आपको पता होगा ये कॉलोनाइज हो गई थी, ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे, अंग्रेज लोग आ गए थे और वो हमें रूल कर रहे थे। जब वो रूल कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि कई ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने की इस बात का एक आवाज उठाई थी। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें बहुत सारे नवाब और राजा, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में, वो भी जुड़ गए थे इस चीज को करने के लिए। लेकिन बेटा सिर्फ तलवार उठाने से ही हम किसी का विरोध नहीं करते, हम कभी कभी शब्दों से भी क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन सोर्ड। आपने शायद सुना हो, पेन जो है, जिस कलम से हम लिखते हैं बेटा, ये कलम आपको दिख रही होगी मेरी। ठीक है, जिस कलम से हम लिखते हैं बेटा, ये कभी कभी एक तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। और वो कैसे होती है, कभी कभी लेखक या कवि ऐसी अपने चीजें लिखते हैं, ऐसे कविताएं लिखते हैं, ऐसी कहानियां लिखते हैं, ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक विरोध करते हैं, जिसमें एक विरोध की का एक कहते हैं ना, विरोध दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वो कवि थे, वो जर्नल्स भी लिखते थे, फिलोसफर भी थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, और इसके साथ ही उन्होंने, आप अपने स्कूल में नेशनल एंथम गाते हो ना, जनगण मन, तो वो किसने लिखा था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, उसके शब्द। हालांकि जो हम जनगण मन गाते हैं वो थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा फर्क है। जो हम जो उन्होंने लिखा था उससे थोड़ा सा विपरीत, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उन्होंने बंगाली में उसको किया था और हमने उसका ट्रांसलेशन किया, अब हिंदी में हम गाते हैं जैसे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी भी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, पर तलवार से नहीं, शब्दों से, अपने कलम से। तो इसीलिए बोलते हैं कि पेन इज माइटियर देन सोर्ड। माइटियर का मतलब ज्यादा ताकतवर है, उसका असर एक तलवार चलाने से ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे वो शब्द जो है बैठ जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है ना, वो हमें ज्यादा चुभते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी थी। अभी मैं आपको उनकी फोटो भी दिखाऊंगी, और ये आपको पता ही चल गया कि हम आज ये करेंगे। तो आप अपनी पुस्तक, जब आपके साथ ये लेसन आप मेरे सुनेंगे, उस समय आप अपना ये वाला पेज खोल के रखिए, पेज नंबर 27। ठीक है, और मैं आपको अब ले जा रही हूँ अपने वर्कशीट पे, अपने रिसोर्स मटेरियल पे, जहां मैंने इन्हीं लाइंस को लिखा हुआ है, मतलब वहां पर मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में। लेकिन आप अपना ये वाला पेज खोल के रखिए। ठीक है, अब मैं आपको वहीं ले जा रही हूँ। पहले मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ।
ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अबाउट द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये रविंद्रनाथ जी का पिक्चर है जो मैंने पूरा यहाँ पे है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ वेरी फेमस पोएट, राइटर एंड टीचर फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया में रहते थे और यहाँ बहुत बड़े एक कवि थे, राइटर थे, लेखक थे और टीचर भी थे, पढ़ाते भी थे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनको नोबेल प्राइज, जैसे आप अच्छा काम करते हैं स्कूल में अपने, है ना, विद्यालय में, तो आप लोगों को आपकी टीचर्स जो है आपका नाम लेती हैं, आपके प्रिंसिपल जो हैं जो वो आपको कभी कभी इनाम देते हैं, तो ऐसे ही इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इतने अच्छे काम करने के लिए। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम गुरुदेव। लोग जो हैं उनको प्यार से गुरुदेव बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ये आपको नाम पता चल गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी वॉज अ वेरी फेमस पोएट, राइटर एंड टीचर फ्रॉम इंडिया। ये मैंने दोबारा रीट्रेट किया है, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ही ऑल्सो रोट द वर्ड्स ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन। जो आप जन गण मन गाते हैं ना, नेशनल एंथम अपने स्कूल में, वो इन्होंने ही लिखा था। तो आज हम जो कविता करने जा रहे हैं जिसका की नाम है वोकेशन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अब इसी के साथ हम समझेंगे कि वोकेशन होता क्या है। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ तस्वीरें लेकर आई हूं जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक डॉक्टर है, एक टीचर है, फार्मर है, पुलिसमैन है, पुलिस वुमन है, सॉरी, फायर फाइटर है जो आग बुझाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो काम करते हैं, घर वर बनाते हैं। ठीक है, शेफ, शेफ आपको शायद एक नया शब्द लग रहा होगा बेटा, लेकिन सिर्फ पढ़ना और इंजीनियर डॉक्टर बनना ही नहीं होता। कुछ लोगों को खाना पकाने का भी शौक होता है और वो तरह तरह से के व्यंजन बनाते हैं, अच्छे अच्छे स्वाद भरे, और उनको बना के जब वो ऐसे काम किसी बड़े होटल में, किसी जगह जहाँ लोगों को खाना खिलाते हैं बनाकर, ठीक है, अच्छे खाना, तो उनको हम शेफ का नाम भी देते हैं। और उनकी ये टिपिकल ड्रेस होती है, सर पे ऐसी टोपी लगी हुई होती है और वो इस तरह का व्हाइट कोट पहनते हैं। ठीक है बेटा, अब आए आर्टिस्ट। आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, या आप कोई स्कल्पचर बनाना चाहते हो, मतलब मिट्टी से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से, कितने लोग बनाते हैं। आप देखो, अभी गणेश चतुर्थी हुई थी तो हमने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित की थी कि नहीं की थी? तो हमने गणेश जी की आइडल, उनका जो है मूर्तियां बनाई थी। गणेश जी के साथ साथ अभी तो बहुत सारी भगवान की मूर्तियां बनाते हैं। कभी कभी हम पेंट भी करते हैं, हम पेंटिंग भी करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, जो डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, वो लोग कहलाए जाते हैं बेटा आर्टिस्ट। ठीक है, और आर्ट से बना है आर्टिस्ट, वो कला। ठीक है, सो जो कला से लोग संबंध रखते हैं, कला कला में रुचि रखते हैं, हम उनको कलाकार बोलते हैं और उनको इंग्लिश में हम आर्टिस्ट बोलते हैं। और फिर आया सिंगर, या आप गायक बनना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको, फार्मर आपको पता ही है, किसान। तो ये मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हेन यू वर स्मॉल, जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर वेरी यंग, व्हाट वर्क डिड यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप? आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं बड़ी होके या बड़ा होके मैं ये बनूंगा या वो बनूंगा। बच्चे सोचते ही है, ठीक है ना। हम कभी कभी किसी से प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है, इंस्पायर हो जाते हैं कि हमने ये बनना है। सो some people, some children, they want to become a teacher, some say हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम पायलट बनेंगे, कोई कहता है हम पायलट वो होते हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, कोई ये कहता है कि मैं जो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं स्पेस में जाऊंगा और मैं वहां पे जाके तारों को, प्लैनेट्स को, इस यूनिवर्स को पढ़ूंगा, उसके बारे में, है ना। क्योंकि हमारी एक दुनिया अलग है जो इस धरती के ऊपर भी है। ठीक है, तो हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं और वो सब बनने की जो इच्छा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, इट इज ऑल रिलेटेड टू आवर पैशन। हमारे अंदर किस चीज का जोश है, हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वोकेशन होता है प्रोफेशन। वोकेशन का मतलब है अलग अलग तरीके के काम जो हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, तो अब ये वोकेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे इन तस्वीरों से। ठीक है, अब मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। मीनिंग ऑफ वोकेशन मीन्स अ पर्सन्स जॉब
profession or special work that they feel is their calling in life. वो चाहते हैं कि ये पैशन, ये मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. जैसे एग्जाम्पल हुआ, टीचिंग इज हर वोकेशन. पढ़ाना उसका वोकेशन है. वोकेशन मतलब, चलो मैं ये कहती हूँ टीचिंग इज माई वोकेशन, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ. ठीक है. और हिंदी में इसका हुआ वोकेशन का अर्थ है व्यवसाय, पेशा या काम, जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन का बुलावा मानता है. बुलावा का मतलब होता है कि वो अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे ये बनना है. ठीक है, देयर इज अ कॉल, अंदर से एक इच्छा होती है. अभी इसी को मैंने मराठी में लिखा है, जो कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी बच्चों, लेकिन आप पढ़ के समझ जाओगे. ठीक है बेटा. अब इसी के साथ हम चले आगे, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो आप इजीली अपनी किताब से इन लाइंस को रिलेट कर सकते हो. ठीक है, मैंने एज इट इज इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. अब गोंग क्या होता है बेटा? गोंग होता है एक बेल, एक बहुत बड़ी बेल. आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद पिक्चर डालने की कोशिश की थी ये. ठीक है, आप देख ही रहे होंगे इसको, ये आप इसको देख रहे हो, सॉरी इसको देख रहे हो. दिस इज कॉल्ड गोंग. इसके ये ऐसे एक ब्रास का या कॉपर का एक प्लेट सी होती है बेटा, और उसके ऊपर हम जब एक जोर से एक हथौड़ी जैसी चीज, हैवी चीज कोई भी मारते हैं, तो इसमें से ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, और एक वाइब्रेशन सी होती है. ठीक है. और आपने कहाँ देखा है ऐसा, इस तरह का? आपको ध्यान है स्कूल में जब घंटी बजती है, टन 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 टन, राइट? तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल का एक इंसान जो वहां पे काम कर रहा होता है, जब आपकी क्लास खत्म होती है तो उसका सिग्नल देने के लिए कि अब क्लास खत्म हो गई है, वो जोर से उस गोंग को, उसको एक किसी भी भारी चीज से, वस्तु से उसको बजाते हैं. और बजते ही क्या होता है, टीचर अपनी क्लास को समाप्त कर देती है और कहती है अब आप अपनी दूसरी क्लास में जाओ. ठीक है, तो इसको हम गोंग कहते हैं. तो मैं वापस जा रही हूँ उसी लाइन पर. When the gong, मैं यहाँ पर हूँ, when the gong sound 10 in the morning, 10 का मतलब जब सुबह 10 बजे यही घंटी जब बजती है, and I walk to school by our lane. lane का मतलब होता है बेटा गली. लेन्स तो देखी होंगी आपने, गलियां देखी होंगी ना. तो गली में से जब मैं वॉक करके जाती हूँ या जाता हूँ, ये बच्चा बोल रहा है. यहाँ पे कौन है, हु इज द स्पीकर? इसको अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा. ठीक है, कि ये एक बच्चा है. ठीक है. सो when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying. अब हॉकर कौन होता है? जो देखा आपने ठेले में, ठेले के ऊपर खाने पीने का सामान, भाजी, फ्रूट्स, ये सब बेचते हैं. ठीक है. कभी कभी छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने भी रख के बेचते हैं. कभी और भी चीजें होती हैं घर से संबंधित, होम रिलेटेड मटेरियल होता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो अपने ठेले पे रख के जोर जोर से आवाज लगाते हैं ना बेचते वक्त, तो उनको कहते हैं हम हॉकर. ठीक है. तो एवरी डे आई मेट द हॉकर. अब यहाँ पर आपने जो आपकी फोटो है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो ये फोटो है बेटा, ये वाली आपकी बुक में, दिस वन, ये वाली मैं फोटो कह रही हूँ. ये एक आदमी ठेला लेके नहीं जा रहा है, इसने सर के ऊपर टोकरी रखी है, और उस टोकरी में क्या है, रंग बिरंगी चूड़ियां, बैंगल्स. ठीक है. आपने मम्मा को देखा होगा कि वो पहनती हैं बैंगल्स. अब कई बार क्या होता है, आप अगर ठेले में नहीं सामान लेके जा रहे हो, तो अगर आप सर के ऊपर टोकरी रख के भी चल रहे हो, तो हम उसको भी हॉकर बोलते हैं. ठीक है. आपने एक नया शब्द सीखा, हॉकर. क्या बोलते हैं? हॉकर. और हॉकर वो होता है जो सामान को सड़क पे चलते हुए बेचता है. उसकी कोई एक निश्चित दुकान नहीं होती. He doesn't have a shop. ठीक है. आप जब कभी दुकान पे जाते हो, तो वो आदमी तो नहीं निकल के बाहर सामान बेचता, तो कोई और बेचता है. जो बेचता है सड़क पे चल चल कर, आवाजें मार मार कर, हम उनको हॉकर बोलते हैं. तो आप भूलना नहीं कि हॉकर किसे कहते हैं. तो एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. क्रिस्टल का मतलब कांच की चूड़ियां,
और वो रंग बिरंगी चूड़ियां जिसको कि वो बेच रहा है. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. अब इसका क्या मतलब हुआ? जब आप अपने स्कूल जाते हो तो आपका एक निश्चित समय होता है स्कूल जाने का. आपका एक निश्चित समय होता है स्कूल में हर पीरियड को, हर क्लास को अटेंड करने का. ठीक है, चाहे वो खेल कूद की हो, चाहे वो विषय रिलेटेड हो. एक सेकेंड, लाइट चली गई. ओके, right? Sorry for the interruption. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, तो अलग अलग मतलब एक टाइम होता है. और जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं बेटा, तो आपको वापस आने का भी एक टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है ना. घर आते हो तो फिर घर में भी पढ़ाई करने के लिए मम्मी बार बार बोलती हैं, उसका भी एक टाइम होता है. खाना खाने का भी टाइम होता है, खेल कूद का भी टाइम होता है. कहते हैं ना, हर चीज समय से करो. सोना भी एक टाइम से होता है, जगना भी टाइम से होता है. तो समय के आप पाबंद होना पड़ता है. ठीक है, हर छोटे और बड़े इंसान को. अब ये बच्चा जो स्कूल जा रहा है और उसको ये दिख रहा है कि ये चूड़ियां बेच रहा है ये आदमी, तो सोच रहा है कि अरे, इस आदमी को तो कोई जल्दी नहीं है, ये तो अपनी सड़क पे चल चल कर जो है चूड़ियां बेच रहा है, तो इसको देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. ऐसा कोई निश्चित कोई सड़क नहीं है जो उसको फॉलो करनी है. ठीक है ना, उस निश्चित रोड पे ही डजंट हैव टू वॉक ऑन अ पर्टिकुलर रोड. उसको तो वो कोई भी सड़क पकड़ सकता है, क्योंकि उसको तो अपना सामान बेचना है. नो प्लेस ही मस्ट गो. और ऐसी कोई निश्चित जगह भी नहीं है जहां उसको पहुंचना है. ना कोई निश्चित सड़क है जिस पे चलना है, ना कोई निश्चित जगह है, स्थान है जहां उसको पहुंचना है. क्योंकि अब ये बच्चा जो स्कूल जा रहा है, इसको तो एक निश्चित रोड पकड़नी है ना. उसने तो अपने एक रोड पकड़ेगा, उसी रोड पे चलेगा और तभी तो पहुंचेगा अपने स्कूल, अपने विद्यालय. तो वो तो अपनी जगह नहीं, अपनी रोड नहीं बदल सकता. लेकिन ये आदमी जो चूड़ियां बेच रहा है, दिस मैन, he doesn't have to follow any particular road. उसको किसी भी रोड को नहीं फॉलो करना. नो टाइम, उसको कोई समय नहीं है. when he must come home, वो कभी भी आए. उसका मन है तो वो दोपहर को वापस आ जाए, उसका मन है तो वो शाम को वापस आए, उसका मन है तो वो रात को वापस आए. nobody is going to question him, because कोई भी उसको पूछेगा नहीं कि आप लेट क्यों आए या आप जल्दी क्यों आ गए. तो उसके लिए कोई समय है ही नहीं, कोई निश्चित समय है ही नहीं. आई विश आई वर अ हॉकर. वो कहता है काश मैं, बच्चा क्या कह रहा है, मैं हॉकर ही होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, when at 4 in the afternoon I come back from the school. वो बच्चे का जाने का समय कितने बजे का है आपको पता चल गया, 10 बजे का. और आने का समय कितने बजे का है वो भी आपको पता चल गया, 4 बजे का. और ये भी पता है कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल. तो आपको ये पता है कि उसको स्कूल पहुंचना है, वो स्थान हो गया. और स्थान, स्कूल पहुंचने के लिए घर से उसको एक एक ही रोड लेनी है. ठीक है, और हर रोज वही रोड लेनी है, उसी पे चल के जाना है, उसी चल के आना है. तो आपको ये भी पता चल गया कि वो रोड, एक पर्टिकुलर रोड फॉलो कर रहा है, राइट. बट यहाँ पर उसको लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो बड़ी अजीब सी है. ठीक है ना. बट दिस मैन हु इज सेलिंग बैंगल्स, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ. उसको क्या लग रहा है, वो बहुत खुश है. तो अब मैं क्या बनूं अपनी लाइफ में, अंदर से व्हाट इज द कॉलिंग, कि ओ मैं हॉकर ही बन जाता, मैं भी सामान बेचूंगा या बेचूंगी जा जाके. अब बेटा कहते ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हमें हमेशा ऐसे लगता है कि घास जो है ना दूसरी साइड पर ग्रीन है, ज्यादा हरी है, अपनी नहीं है. ठीक है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे उसकी जिंदगी तो बहुत आराम की है, मेरी देखो मैंने कितने कष्ट भर दायक है. बट ऐसा नहीं है बेटा, एवरीबडीज प्लेट इज फुल. हर एक के पास बहुत काम है, हर एक के पास बहुत अपनी ही प्रॉब्लम्स है, अपनी ही जो होता है ना चैलेंजेस हैं लाइफ में. अब कुछ चीजें हैं जिनको कि हमने खुद ही करना होता है. ठीक है, किसी और ने नहीं करना होता है. लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, उसका तो दिमाग बिल्कुल एक कोमल दिमाग है, कोमल हृदय है. तो वो अपने कोमल दिमाग से और कोमल हृदय से ये सोच ही नहीं पाता कि ये आदमी जो बेचारा सड़क पे जा जाके सामान बेच रहा है, ना उसको धूप देखनी है,
ना उसको अपनी प्यास देखनी है, ना उसको अगर बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो उसको उसमें भी उसने निकलना है, क्योंकि उसको तो रोटी कमानी है अपनी घर के लिए, ठीक है ना। तो वो ये सब चीजें उसके कष्ट नहीं देख रहा, उसको ये लग रहा है कि ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, राइट। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपको एक बच्चे की मन की जो एक उसकी व्यथा है, एक उसके जो उसका माइंड में जो चल रहा है ना, वो व्यक्त करते हुए रविंद्रनाथ जी ने, जो पोएट है, उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैंने आपको दिखा दिया, और यही जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है उसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है। द चाइल्ड थिंक्स द हॉकर हैज नो बॉस। अब जो मैंने आपको अभी बताया, मैं आप उसी की बात कर रही हूँ। जब चाइल्ड को क्या लग रहा है, ये मैंने हाईलाइट करी है लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द चाइल्ड थिंक्स, बच्चा सोच रहा है कि इस हॉकर के पास तो कोई भी नहीं है जो उसके ऊपर अपना हुक्म चलाए, ठीक है। उसको ये लग रहा है कि स्कूल लेट पहुंचूंगा तो टीचर गुस्सा करेगी, प्रिंसिपल गुस्सा करेंगे, ऐसे ही टेंशन रहती है ना। और स्कूल जब खत्म हो जाएगा, घर में धीरे धीरे जाऊंगा तो मम्मा गुस्सा करेगी, पापा गुस्सा करेंगे, ठीक है। अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं ठीक से, तो टीचर गुस्सा करेगी स्कूल में। और घर में अगर मैं मस्ती करूंगा, खेल कूद करूंगा, तो कौन गुस्सा करेगा, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, ठीक है। सो ही थिंक्स कि द हॉकर हैज नो बॉस, नो फिक्स टाइम, नो हरी, उसको कोई जल्दी नहीं है कहीं भी पहुंचने की। ही कैन गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है, स्टॉप एनीवेयर, और वो कहीं भी रुक सकता है, ठीक है। तो इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है बेटा, और इसी के साथ मैंने आपको, आप अच्छे से समझ जाओ, उसको मैंने यहाँ पर एक हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। कि बच्चा सोचता है कि फेरी वाले को जल्दी नहीं है कोई भी कार्य करने की, ना कोई रास्ता है तय, ना घर जाने की आने की उसको कोई निश्चित समय है। उसके बाद आए नेक्स्ट उस पर, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. अब बेटा, कभी कभी तो मन करता है आपका भी कि आप अगर समुद्र के किनारे जाते हो, है ना, और वहां पर रेत होती है, तो बच्चों की मन करता है ना कि हम एक रेत का टीला बनाएं, बनाते हैं ना, वी मेक कासल्स देयर, हम उसको टीला बोलते हैं, रेत से बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो थोड़ी देर रुकता है, क्योंकि जब लहर आती है पानी की तो वो फिर उस टीले को तोड़ देती है, ठीक है। कभी कभी हम मिट्टी में भी खेलना पसंद करते हैं, पेड़ पे चढ़ना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कभी हम अब जब ऐसा काम करते हैं तो हमें चोट लगने का भी डर होता है कि हमें वी गेट इजिली गेट हर्ट, हमें चोट लग सकती है ना। तो मम्मी कहती है ना कि आप ज्यादा कूदो मत, नहीं तो चोट लग जाएगी। या कभी कभी हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, दे गेट सॉइल्ड, दे गेट डस्टी, कपड़े मैले हो जाते हैं, उस पर भी डांट पड़ जाती है। तो वो ये बच्चा, पहले तो उसने देखा हॉकर को, अब वो किसको निहार रहा है, किसको देख रहा है, एक गार्डनर को। एंड हु इज द गार्डनर, गार्डनर होता है माली। आपने माली भैया को देखा है किसी भी बागीचे में काम करते हुए, तो वो क्या करते हैं, स्पेड होता है एक तरीके का, एक औजार होता है ना, जो आगे से चौड़ा होता है, पीछे से ऐसे पतला सा होता है, हैंडल होता है उसका, जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं। हम उसको हिंदी में कहते हैं खुरपी। क्या कहते हैं, खुरपी। तो वो खुरपी से, अब वो देख रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट। अभी आप ध्यान रखना, पहले स्टेंजा में वो कहाँ पे था, स्कूल जाते हुए सड़क पे था जब उसने हॉकर को देखा था, नंबर 1 स्टेंजा। नंबर 2 स्टेंजा पे हम आ गए, अब वो अपने घर की खिड़की से देख रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस। गेट मतलब या तो दरवाजे से देख रहा है घर के, खिड़की नहीं सॉरी, तो दरवाजे से देख रहा है कि द गार्डनर इज डिगिंग द ग्राउंड। गार्डनर क्या कर रहा है, माली भैया क्या कर रहे हैं, वो जो मिट्टी है, माली भैया वो मिट्टी को खोद रहे हैं। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वो उसको, अब बच्चे को क्या लग रहा है, बच्चे को लग रहा है कि ये तो माली भैया वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है। अपना जितना मिट्टी में खेलना, मतलब उनको उसका कार्य एक खेल लग रहा है, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं वो तो मिट्टी से कर रहे हैं एंड ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स। और जब वो मिट्टी का काम कर रहे हैं तो उनके कपड़ों पे भी मिट्टी जा रही है, ठीक है, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं विद डस्ट। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। टेक्स हिम टू टास्क का मतलब होता है कोई भी उन्हें डांटेगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा किससे रिलेट कर रहा है कि जब मैं खेलता हूँ और मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं मिट्टी में तो मेरी मम्मा मुझे डांटती है, या मेरे बड़े घर में मुझे डांटते हैं कि मिट्टी में क्यों खेले, कि तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए। पर इस माली को कौन गुस्सा करेगा? नोबडी विल टेक हिम टू टास्क, ठीक है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन। बेक्ड का क्या मतलब होता है? बेकिंग क्या होता है बेटा? हम जब ब्रेड डबल रोटी बनाते हैं तो हम उसको बेक करते हैं ना, उसको एक हीट देते हैं, उसको एक गर्माहट देते हैं ताकि वो जो है सिक जाए, सिक है ना, तो बेकिंग कहते हैं उसको हम। कभी कभी कोई केक भी होता है जो हम वो भी बेक करते हैं, डबल रोटी ब्रेड जिसे कहते हैं हम वो भी बेक करते हैं। तो बेक करने पे क्या होता है, वो चीज कौन से रंग की हो जाती है? सॉरी, वो हो जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है, हल्के भूरे रंग की। तभी हम उसको क्या कहते हैं कि ये बेक हो गया। अब हम रोटी जब तवे पे सेकते हैं बेटा, और हम उसको सेक रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब हम रोटी को पलटते हैं जिस साइड सेकते हैं, तो हम देखते हैं ना वो ब्राउन हो गई, तो हम कहते हैं रोटी पक गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम बहुत देर तक धूप में बैठते हैं तो हमारा जो त्वचा है, हमारी स्किन है, वो भी हल्की सी ब्राउन हो जाती है। आपने नोट किया? कभी आप बहुत ज्यादा धूप में बैठते हो और आप अंदर आते हो घर में, तो आप देखते हो ना आपकी स्किन थोड़ी सी हल्के भूरे रंग की हो गई, चाहे आप कितने भी गोरे हो तभी भी हल्के से हम भूरे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इसको तो कौन गुस्सा करेगा, माली भैया को, ये तो अपने मन की इच्छा कर रहा है। ही इज डिगिंग दैट अर्थ विद द स्पेड, ही इज डूइंग वट एवर ही वॉन्ट्स, वो जो भी करना चाहता है, ही इज डूइंग इट विद द सॉइल। हिज क्लोथ्स आर गेटिंग डर्टी, उसके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, वो फिर भी अपना लगा हुआ है करने में, क्योंकि कोई इसको गुस्सा ही नहीं करेगा। एंड इवन ही, इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, और अगर वो तप भी जाता है, अगर उसकी मतलब वो उसका रंग गिर जाता है, त्वचा का रंग गिर जाता है, अगर बहुत देर तक जैसे धूप में आप रहो तो, और गेट्स वेट, और अगर बरसात हो जाती है और तब वो गीला हो जाता है पानी में, क्योंकि उन्हें तो काम करना है, तो भी nobody is going to take him to task, कोई भी उसको गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। अब बच्चा अगेन ही डजंट अंडरस्टैंड, वो तो बच्चा कोमल हृदय का है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो माली भैया इस काम को कोई इच्छा से नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे को लग रहा है कि इसको तो कोई गुस्सा ही नहीं कर सकता। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। कहते मैं काश मैं भी गार्डनर बन जाऊं। तो पहले उसने क्या सोचा था? हॉकर बन जाऊं। अब क्या वो सोच रहा है? गार्डनर बन जाऊं, कि काश मैं गार्डनर बन जाऊं, मैं माली भैया बन जाऊं, तो मैं भी गार्डन में नॉन स्टॉप अपनी ऐसी डिगिंग करूंगा। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, और मुझे कोई भी ये कहने वाला नहीं हो, जैसे मेरी मम्मा कहती है ना कि जब सूरज ढल जाता है कि अब रात हो गई है, जाओ सो, अगले दिन स्कूल है आपका, है ना, so you have to go to school, okay, so go to bed. Nobody will say that to me. कोई भी मुझे नहीं कहेगा कि आप बेड पे जाओ और लेट जाओ और सो जाओ, क्योंकि आपका अगले दिन स्कूल है। तो ये माली भैया की तरह मैं भी अपनी जिंदगी खुशहाल जीऊंगा। बट मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या ये सच में एक बहुत अच्छी जिंदगी है? नहीं, कठिनाई से भरी हुई है बेटा, ठीक है। तो वो बच्चा नहीं इस चीज को समझ पा रहा। द गार्डनर, अब मैं ये नेक्स्ट ये वाला पढ़ रही हूँ बेटा। द गार्डनर वर्क्स फ्रीली, he can get dirty and work in the hot sun and even in the rain and nobody scolds him, कोई भी उसको गुस्सा नहीं करता। तो अब यहाँ पर जो बच्चे आप जब कब बारिश होती है आपका मन करता है ना कि बरसात में भीगने के लिए, तो मम्मा नहीं भीगने देती, राइट। सो क्यों नहीं भीगने देती? कि बेटा बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। लेकिन ये तो माली भैया बहुत फ्री है,
ये तो धूप में भी बैठ सकता है, बरसात में भी बैठ सकता है, मिट्टी से भी खेल सकता है, कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं, कोई इसको डांटेगा नहीं। सो बच्चा क्या कह रहा है, टू सम अप, कि आई वुड लाइक टू बिकम अ गार्डनर इन, ठीक है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी गार्डनर बनूंगा। ठीक है, और इसके साथ हम आगे चलते हैं। ये सब उसकी विशेष हैं। अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, बट वेन इट बिकम्स डार्क हिज मदर कॉल्स हिम टू बेड सो ही कैन नॉट एंजॉय सच फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब है कि वो इतनी आजादी को महसूस नहीं करता। मम्मा उसको, बिकॉज ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हिज पेरेंट्स उसको। एंड बच्चे इस समय इस एज में ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हम पर जबरदस्ती से हमसे काम ले रहे हैं कि ये करो, टाइम से उठो, टाइम से सो। तो ये मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, बट इट इज नॉट सो। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें लगता है कि दूसरे की लाइफ बहुत हरी भरी है, ठीक है, बहुत खुशहाल है। और इसी को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है बेटा आप लोगों के लिए, और मराठी में भी लिखा है, सो दैट आप पढ़ के इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी के साथ हम लास्ट स्टेंजा पे आते हैं बेटा। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। अब पहली बार बच्चा कहाँ से देख रहा था, सड़क पे से। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, एंड वेयर वाज ही गोइंग, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल। व्हाट वाज द टाइम, इट वॉज 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका मतलब उसका स्कूल 10 बजे शुरू होता था, राइट। सेकेंड उसमें स्टेंजा में कहां से वो देख रहा है, फ्रॉम हिज हाउस, और अपने घर के डोर से, अपने घर के दरवाजे से, जिसको उसने गेट लिखा है, वहां से वो माली भैया को देख रहा है, राइट। अब आया हम थर्ड स्टेंजा पे। तीसरे में वो कहां से देख रहा है बच्चों, तीसरे में वो देख रहा है विंडो से, फ्रॉम एन ओपन विंडो। एंड नाउ ही इज लुकिंग एट होम, किसके ऊपर किसको देख रहा है वो, द वॉचमैन। अब वॉचमैन कौन होता है, वॉचमैन बेटा वो होता है जो आपकी कॉलोनी में या आपके कॉलोनी के गेट पर खड़ा रहता है, ठीक है, और वो चौकीदारी करता है, जिसको चौकीदार कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। और कभी कभी वो लोग, आपको ध्यान है, वो विसल बजा के रात को कहते हैं जागते रहो, कहते हैं, सुन है ना, ताकि लोग जो है कोई भी चोर ना आए, ठीक है, और सब लोग सुरक्षित रहें, सबके घर सुरक्षित रहें। तो आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मतलब मैं उस वॉचमैन को, उस चौकीदार को देख सकता हूँ अपनी घर की खिड़की से, कि वो सड़क पे जा रहा है और आ रहा है, ठीक है, वो चौकीदारी कर रहा है, इसीलिए तो वो जा रहा है और आ रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली। जो सड़क है, जिस सड़क के ऊपर वो चल रहा है, वो बहुत, वहां पे कोई नहीं है, इट्स डार्क, बहुत अंधेरा है, एंड इट इज लोनली, अकेलापन है। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई हमें बोले कि रात भर चल चल कर इस तरह से आप चौकीदारी करो, तो कितना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन बच्चा, फिर से वही कोमल हृदय का, उसको क्या लग रहा है, ही फील्स दैट इट इज वेरी इजी, ठीक है, टू बी अ वॉचमैन इज एन इजी जॉब। हम अगर वॉचमैन बन जाते, चौकीदार बन जाते, तो ये तो हमारी लाइफ तो बस मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो कुछ कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी मर्जी है तो वो चल रहा है, उसकी मर्जी है तो वो कहीं भी रुक कर विसल बजा रहा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। अब यहाँ पर उसने लैम्प को क्या बोला है, लैम्प उसको कैसा लग रहा है, इट्स लाइक अ जायंट, ठीक है। अब लाइक है तो सिमिली है। अब आपको, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, और अभी आप जितनी कविताएं आपने मेरे साथ तो नहीं करी हैं, पर आपको जिस टीचर ने भी कराई है बेटा, तो उन्होंने आपको बताया होगा सिमिली क्या होती है। जब हम किसी भी दो चीज का तुलना करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज, जब हम किसी भी दो चीज की तुलना करते हैं बेटा, और उस तुलना में हम लाइक या एज को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। आपने इंग्लिश में सिमिलर सुना होगा। सिमिलर का क्या मतलब होता है, कि दिस इज सिमिलर टू दैट, का मतलब ये जो है
ऑलमोस्ट वैसा है। देखो, सेम एंड सिमिलर में फर्क होता है, ठीक है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन सिमिलर में मतलब होता है कि एक जैसा है बट थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिमिलर वर्ड यूज कर रही हूँ, और सिमिलर से बना सिमिली। क्या बना? सिमिली। तो सिमिली का अर्थ है बेटा कि मैंने यहाँ पर किस चीज की तुलना किससे करी है? लैंप की। अब ये कौन सा लैंप है? ये घर का लैंप नहीं है बेटा, छोटा सा। ये मैं उस लैंप की बात नहीं कर रही। आपने अपनी कॉलोनी में, जब आप जहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा ना, वहां पे लैंप पोस्ट होगा, एक बहुत बड़ा सा लैंप होता है, और लाइट बहुत ऊंचाई पे होती है ना? होती है कि नहीं होती है? तो हम उसको स्ट्रीट लैंप बोलते हैं। स्ट्रीट का मतलब सड़क, एंड लैम्प का मतलब जो है, मतलब जो लैम्प पोस्ट है, जहां से हमें रोशनी का एक सोर्स, हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रीट लैम्प जो है वो जो इतना ऊंचा है, तो वो कितना ऊंचा लग रहा है उसको? जायंट की तरह। जायंट क्या होता है? जायंट जैसे हम इमेजिन करते हैं ना कि एक बहुत बड़ा राक्षस है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा राक्षस, आप कहानियां सुनते होंगे अपनी दादी से, नानी से, मम्मा से, कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, ठीक है। तो वो राक्षस जो होता है वो हम इमेजिन करते हैं कि उसके बहुत बड़ा शरीर का है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो उसको हम जायंट का नाम देते हैं। तो सिंस जो स्ट्रीट लैंप है वो भी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है साइज में, तो उसने क्या उसको सिमिलर, उसको क्या उसकी तुलना करी? एक जायंट से। अब जैसे वो जो लैंप है बेटा, उसके ऊपर लाल बत्ती जल रही है। लैंप पोस्ट जो है उस पे कौन सी रंग की बत्ती जल रही है? रेड कलर। इट इज रेड इन कलर। रेड का मतलब हिंदी में लाल। तो वन आई क्यों बोला उसने? एक आंख। अब हमारी कितनी आईज है? वी हैव अ पेयर ऑफ आईज, वी हैव टू। हम उसको अ पेयर बोलते हैं ना। तो हमारी दो आंखें हैं बेटा, लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोला है बेटा? ये देखो, उसने बोला है वन आई यहाँ पे। सॉरी, एक सेकेंड। इसने बोला है इसको जाइंट विद वन आई, मतलब जिसकी एक आंख है। और यहाँ पे आंख क्या चीज है? कभी कभी हम गुस्से में आंख हमारी लाल हो जाती है ना, या हम बहुत रोते हैं तभी भी रेड हो जाती है आईज। तो उसने यहाँ पर उन रेड आईज को तुलना करी है उस स्ट्रीट लैम्प की लाल बत्ती से, कि ऐसा लग रहा है ये लैम्प जो है वो एक बहुत बड़ा जायंट है, एंड विच हैज गॉट वन रेड आई। ओके। तो अब हमने, ये कोई जायंट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुलना कर रहे हैं। तो इस तुलना को हम बोलते हैं सिमिली। और ये एक पोइटिक डिवाइस है। ये हम कविता को एक बहुत अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, एक ताकि हमारे हमें सुनने में अच्छा लगे, है ना। तो उसको इसने सिमिली का उपयोग किया है। इन इट्स हेड, हम उसके जैसे उसके सर पर एक बत्ती है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. ठीक है। अब जो वॉचमैन है वो एक लालटेन, लालटेन देखी आपने? लालटेन देखी होगी, जिसके अंदर एक बत्ती होती है, हम उसको खोलकर उसके अंदर, पहले जमाने में, अब तो खैर लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है बेटा घर घर में। पहले जमाने में एक ऐसे करके कांच का एक जैसे एक नॉट अ बोल बट एक कांच का कप जैसा समझ लो एक होता था, उसके अंदर एक जगह बनी होती थी जिसमें हम एक दिया बाती कुछ भी हम रखते थे, उसके अंदर हम दिया जलाते थे। और उसके साथ एक हैंडल होता था ऐसे करके। मैं आपको इसकी एक फोटो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लालटेन कैसा होता है। शायद आपने देखा हो गांव में एक लालटेन। तो पहले जमाने में जैसे बत्ती नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पर ऐसे लालटेन लेके चला करते थे। तो उन्होंने बोला द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। लैंटर्न का मतलब ही स्विंगिंग हिज, वो उसको ऐसे ऐसे हिलाता हुआ जा रहा है, किस चीज को? लालटेन को। एंड वॉक्स विद हिज शेडो। अब शेडो क्यों बोला? क्योंकि जो लाइट है
वो उसके शरीर के साथ ऐसे पड़ रही है रोशनी कि उसकी जो शरीर की छाया है, जो हमारी छाया पड़ती जब हम चलते हैं ना, और लाइट पड़ रही होती है हमारे शरीर के ऊपर, तो उसकी एक छाया जो है जमीन पर पड़ती है ना, धरती के ऊपर दिखाई देती है ना, ऐसा लगता है ना कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तो वो शेडो, उसको शेडो बोलते हैं, छाया को इंग्लिश में। तो वो शेडो जो है उसके साथ एट हिज साइड, उसके बराबर में जब वो चल रहा है और हाथ में लालटेन झुलाता हुआ चल रहा है, तो साथ साथ में क्या चल रहा है, उसकी छाया चल रही है, उसके शरीर की काया की उसके साथ छाया चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को जल्दी सुला देते हैं, लेकिन इस वॉचमैन को देखो, इसकी तो मर्जी है, तो ये तो घूम रहा है सड़क के ऊपर। तो क्या वो वाकई में घूम रहा है बच्चों? नहीं, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और वो काम करने में उसको कोई ज्यादा खुशी नहीं है, पर वो क्या क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज अर्निंग ब्रेड फॉर हिज फैमिली। वो अपने घर के लिए पैसे कमा रहा है उस काम को करने के लिए। वो उसका वोकेशन है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका हिंदी में व्यवसाय है, ठीक है। इसीलिए इस कविता को हमने वोकेशन का नाम दिया, हमने नहीं, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। द आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। तो वो कहता है आई विश, अब उसकी क्या विश है, ये तीसरी बार वो विश वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि काश मैं भी वॉचमैन बन जाऊं। तो क्या होगा, वॉचमैन बनने से मैं भी सड़क के ऊपर आराम से घूमूंगा, कोई मुझे रोक टोक नहीं होगी, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और चेजिंग द शेडो, बच्चे कई बार धूप में भागते हैं, आप भी भागते होंगे, और कभी कभी उनको आपने देखा है धूप में आपकी एक शेडो बन जाती है नीचे, बनती है कि नहीं बनती है? एक आपकी भी शरीर की, आपकी बॉडी की एक छाया जो है आगे आगे चल रही होती है, ऐसे लगता है कोई आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी बड़ा मजा आता है उसको चेस करने में, उसके साथ साथ चलने में, ऐसे लगता है कोई आपको चेस कर रहा है। चेजिंग का मतलब किसी का पीछा करना, ठीक है। तो आप किसको, ऐसे लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी और का पीछा कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता, वो आप ही के शरीर की आप वहां पे एक इम्प्रेशन, एक छाया सी होती है, जो नॉट इम्प्रेशन बट एक शेडो होती है। जब आप चल रहे होते हो तो वो आपके साथ साथ चलती है, जब आप रुक जाते हो तो वो भी रुक जाती है, ठीक है। तो उसका ये मन में होता है कि मैं काश मैं भी वॉचमैन बन जाऊं। तो अब उसकी कौन सी 3 इच्छाएं उसने एक ही कविता में काउंट करी है? फर्स्ट इसने कहा आई विश आई कुड बी अ हॉकर, कि जैसे ये चूड़ियां बेच रहा है, काश मैं भी ऐसी चूड़ियां बेचता, कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा और कब नहीं आऊंगा। फिर सेकंड में वो क्या कहता है, ही विश इज टू बी अ गार्डनर। वो एक माली भैया बनना चाहता है, कि कोई मुझे नहीं पूछेगा कि मैं मिट्टी के साथ खेल रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं बारिश में खेल रहा हूँ, कोई मुझे नहीं कहेगा कि बरसात में तबीयत खराब हो जाएगी या धूप निकल रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, सर पे धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो। तो मुझे कोई भी धूप में और बरसात में खेलने से नहीं रोक सकता। थर्डली, ही विशेस टू बी अ वॉचमैन, कि काश मैं एक वॉचमैन होता। बट आपने एक चीज नोट करी बेटा, एक ही कविता में उसने पूरे दिन को कवर किया है। हाउ हैज ही कवर्ड द एंटायर डे? जब वो स्कूल जा रहा है तो इट इज मॉर्निंग टाइम, तो वो किसको देख रहा है? एक हॉकर को देख रहा है। व्हेन इट इज ही हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल, 4 बजे वो अपने घर आ गया है, तो इवनिंग में कौन आते हैं? मोस्टली गार्डनर्स काम करते हैं, माली भैया काम कर रहे होते हैं ना बागीचे में, राइट। तो वो इवनिंग में क्या देख रहा है? ही इज लुकिंग एट द गार्डनर, ठीक है, एंड ही विशेस टू बी अ गार्डनर। तो पहले वो हॉकर बनना चाह रहा था मॉर्निंग में, अब वो इवनिंग में क्या बनना चाह रहा है? आई मीन आफ्टरनून इवनिंग जो भी टाइम लो, 4 बजे का, ही इज टेकिंग इट, ही इज लुकिंग एट दी गार्डनर। और फिर उसने रात का टाइम हो गया, इट इज नाइट टाइम, सो ही इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बेड एंड ही इज लुकिंग एट दी वॉचमैन। वो किसकी तरफ देख रहा है? वो अपने चौकीदार की तरफ देख रहा है, क्योंकि चौकीदार तो रात को ही निकलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है काश मैं एक चौकीदार बन जाता। सो आपने देखा कि उसने पूरा, ही हैज कवर्ड द एंटायर डे, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ, वन डे इन हिज लाइफ, इट इज वन डे इन हिज लाइफ। तो वो बच्चे ने अपने पूरे दिन में
तो अब आप सोचो कि जब आप मॉर्निंग होती है और आप अपने घर से निकलते हो, तो आप भी मुझे, अगर आप मुलाकात हो, मिलने का मतलब हम लोग बात कर सके, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप सुबह के टाइम किन किन लोगों को देखते हो सड़क के ऊपर, शाम के टाइम आप किन किन को देखते हो, और रात के टाइम आप किन किन को देखते हो, जिनको देखने से आपको ऐसा लगता है कि काश मैं यही बन जाऊं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बेटा, है तो पता नहीं आप कितना इसमें इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे जलेबी खाने का बहुत शौक था बेटा। और मुझे ऐसा लगता था क्योंकि जलेबी बहुत मीठी होती है ऑब्वियसली, और हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं, है ना, मीठा खाने से मम्मी पापा रोकते हैं। तो माई मम्मा ऑल्सो यूज टू से कि नहीं मीठा इतना खाओ। एंड आई वॉज अ किड लाइक यू, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं भी 6th 7th में थी। और मेरे को उसको देख के मन करता था कि मैं बड़ी होके एक हलवाई से शादी करूंगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता जलेबी खाने से। तो लेकिन बच्चे का दिल इतना कोमल होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको ये नहीं लगता कि मतलब एक हलवाई से शादी करना है क्या मतलब है। तो मैं अपनी आज अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये जानना चाहूंगी, आज की क्लास तो खत्म हो रही है, ये जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हो बनना अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप जब स्कूल जाते हो तो सड़क पे चलते हुए या बस के अंदर बैठ के, या जैसे भी मम्मी पापा के साथ, पापा छोड़ने जाते हैं, मम्मा छोड़ने जाती है, आप किन किन लोगों को सुबह देखते हो, ठीक है, जिनको देख के आपका मन विचलित होता है, एंड आपका इच्छा करती है कि मैं भी वही बन जाऊं, ये इस तरह की बंदिश से बाहर आ जाऊं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हम, मैं अभी इसको स्टॉप शेयरिंग करके 1 मिनट बुक आपकी, 1 सेकंड के लिए आपकी बुक पे आ रही हूँ बेटा। सॉरी, आपकी बुक बंद हो गई है मेरे ख्याल से। 1 मिनट। तो हाँ जी, अब इस बुक में आप को, ये आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। वैसे तो आप ये मेरा लेसन जब शेयर होगा तो आप सुन ही लोगे, कि आप एक बार इसकी पूरी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और वंदना मैम ने जैसे आपको समझाया है बेटा पूरी कविता, आप इस कविता को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है जिसका कि आपको उत्तर चाहिए, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस और इवन अ स्टेंजा, आप अपनी संगीता मैम को या किसी को भी बता दीजिए, ताकि वो मुझे बता दें, तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पहले आपकी डिफिकल्टी को ले लूंगी, जो आपको चीज समझ नहीं आई है, और फिर हम इसमें इसके जो इसके अंदर एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे। एंड एक बार ये हो जाएगा तो मैं आपको इसका भी रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैं आज के लिए आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भेजूंगी जो हमने किए हैं, और उसके साथ एक एक्सरसाइज, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और साथ में रेवतीज म्यूजिकल प्लांट के भी मैं आपको रिसोर्स मटेरियल भेजूंगी, ताकि आप उसको भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को याद कर सकें और अपने एग्जाम को में उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ मैम। 1 सेकेंड मैम। I I hope you have switched off the recording. संगीता मैम,